नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 15 में आपका स्वागत है। मंसूर के कहने पर तीनों योद्धा अपना पुराना ठिकाना छोड़ देते हैं। अर्जुन अपने गांव माजरी चला जाता है और बाकी दोनों किशन और गुरपाल रौनी वन में चले जाते हैं। उस भाग में हम एक नए पात्र से मिले, सत्या। सत्या के स्वामी की जब्बार द्वारा हत्या कर दी जाती है। वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए योद्धाओं की सहायता मांगता है। अब आगे तो शुरू करते हैं भाग 15। अगले दिन सुबह का समय था। पक्षियों की चहकने की आवाजें गूंज रही थीं। गुरपाल ने सत्या की सिखलाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। आज से यह सिखलाई शुरू होनी थी। गुरपाल उसे लेकर जंगल में कुछ दूर गया। निशाने की सिखलाई के लिए कुछ दूरी पर एक पेड़ से मटका टंगा था। गुरपाल के सामने सत्या खड़ा था, दुबला पतला, आंखों में दर्द, क्रोध और बदले की आग एक साथ जल रही थी। गुरपाल ने सत्या के हाथ में लकड़ी की तलवार थमाई। पकड़ इसे, उसने कठोर स्वर में कहा। सत्या ने तलवार पकड़ तो ली, पर उसकी पकड़ कमजोर थी। गुरपाल हंसा नहीं, बस सिर हिलाया। ऐसे नहीं, तलवार हाथ से नहीं, इरादे से पकड़ी जाती है। सत्या ने उसकी ओर देखा। मैं सीखना चाहता हूं। मुझे जब्बार को मारना है। जब्बार का नाम सुनते ही गुरपाल की आंखें भी कठोर हो गईं। सिर्फ मारना चाहते हो या सच में लड़ना भी सीखना चाहते हो, उसने पूछा। दोनों चाहता हूं। तो पहले अपने अंदर के डर को मारो। सत्या कुछ क्षण चुप रहा। उसके सामने फिर वही दृश्य घूम गया। स्वामी जी जमीन पर गिरे हुए, खून से लथपथ, और वह स्वयं असहाय खड़ा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। मैं नहीं डरता, उसने दबी आवाज में कहा। गुरपाल अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गया। झूठ, वह गर्जा। जिस दिन तुमने पहली बार मौत को सामने देखा, उसी दिन डर तुम्हारे भीतर घर कर गया। फर्क बस इतना है कि अब तुम उसे क्रोध के पीछे छिपा रहे हो। सत्या की आंखें भर आईं। तो क्या करूं मैं, उसने लगभग टूटते हुए कहा। मेरे सामने मेरे स्वामी को मार दिया गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। गुरपाल का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। यही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगर तुमने इसे सिर्फ आंसू बनाया तो तुम भी बाकी कमजोर लोगों जैसे बन जाओगे। उसने तलवार उठाई। अब वार करो। सत्या ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन गुरपाल ने एक झटके में उसका वार रोक दिया और उसे पीछे धकेल दिया। बहुत गुस्सा है तुम्हारे वार में, गुरपाल बोला, पर समझ नहीं है। दुश्मन को मारने के लिए गुस्सा चाहिए, सत्या बोला। नहीं, गुरपाल ने सिर हिलाया। दुश्मन को हराने के लिए दिमाग चाहिए। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। उसने फिर हमला करने का संकेत दिया। इस बार सत्या ने थोड़ा संभलकर वार किया। गुरपाल ने बचते हुए उसकी टांग पर हल्की चोट मारी। सत्या गिर पड़ा। उठो। सत्या तुरंत उठ खड़ा हुआ। फिर वार, बचाव, गिरना, उठना। घंटों तक यही चलता रहा। सत्या के हाथ कांपने लगे थे। हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। सांसें तेज चल रही थीं। आखिरकार वह थककर घुटनों के बल बैठ गया। नहीं हो पाएगा मुझसे, उसने हांफते हुए कहा। गुरपाल उसके सामने आकर बैठ गया। जब मैं पहली बार लड़ा था, उसने कहा, तो मुझसे भी नहीं हुआ था। जथेदार श्याम सिंह ने मुझे 3 बार जमीन पर गिराया था। सत्या ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम भी हारते थे क्या? गुरपाल हल्का मुस्कुराया। हर योद्धा पहले हारता है, तभी जीतना सीखता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। तभी किशन उनकी ओर आया। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा और कुछ रोटियां थीं। बस करो अब, उसने कहा। लड़ते लड़ते लड़के को मार ही डालोगे क्या? गुरपाल हंस पड़ा। अभी तो शुरू किया है इसने। किशन ने सत्या को पानी दिया। कैसा लग रहा है, उसने पूछा। सत्या ने पानी पीते हुए कहा, शरीर टूट रहा है। गुरपाल बीच में बोला, अच्छा है। जब शरीर टूटता है तभी नया बनता है। किशन सत्या के पास बैठ गया। सुनो सत्या, उसने शांत स्वर में कहा, हम तुम्हें सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखा रहे। हम तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि अन्याय के सामने झुकना नहीं है। सत्या ने धीरे से पूछा, अगर मैं डर गया तो? गुरपाल ने तुरंत उत्तर दिया, तो याद करना अपने स्वामी का चेहरा। सत्या की आंखों में फिर आग चमक उठी। मैं नहीं रुकूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। गुरपाल खड़ा हुआ और अपनी तलवार सत्या की ओर बढ़ाई। तो आज से तुम सिर्फ साधु सत्या नहीं रहे, वह बोला। आज से तुम उसके साथ एक योद्धा भी हो। सत्या ने तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। डूबते सूरज की लाल रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी। उन आंखों में अब केवल शोक नहीं था, वहां प्रतिज्ञा जल रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में सत्या की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले प्रशिक्षण शुरू होता और रात अंधेरा घिरने तक चलता रहता।
गुरपाल ने उसे तलवार पकड़ना सिखाया, वार रोकना सिखाया, दुश्मन की चाल समझना सिखाया। किशन ने उसे धैर्य, संयम और सही समय की प्रतीक्षा करना सिखाया। पहले दिन सत्या मुश्किल से तलवार संभाल पाता था। दूसरे दिन उसके हाथों के छाले फूट चुके थे। तीसरे दिन उसकी चाल में बदलाव आने लगा था। अब उसके वारों में केवल क्रोध नहीं, थोड़ी समझ भी आने लगी थी। उस शाम तीनों आग के पास बैठे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था और जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। गुरपाल लकड़ी से आग कुरेदते हुए बोला, अब पहले से बेहतर हो गए हो तुम। सत्या हल्का मुस्कुराया, लेकिन अभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। मैं वर्षों से लड़ रहा हूं। गुरपाल हंसा, 3 दिन में मेरे बराबर आ जाते तो मुझे शर्म आ जाती। किशन चुपचाप कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सत्या ने ध्यान दिया। क्या बात है किशन वीर, उसने पूछा। किशन ने धीरे से कहा, गांव में एक बड़ा समारोह होने वाला है। कैसा समारोह? गुरपाल ने पूछा। साहूकार गिरधारी के घर, किशन बोला, उसकी बेटी का विवाह है। आसपास के बड़े लोग आएंगे, जमींदार, सरदार, और वह थोड़ा रुका, और वजाहत भी आएगा। यह नाम सुनते ही वातावरण भारी हो गया। गुरपाल की आंखें सिकुड़ गईं। वजाहत, उसने धीमे स्वर में कहा, सूबेदार का खास आदमी। सत्या तुरंत सतर्क हो गया। अगर ऐसा है, वह बोला, तो उसके साथ उसके अंगरक्षक और निजी सिपाही भी होंगे। किशन ने सिर हिलाया। उचित कह रहे हो, उसने कहा, इसलिए यह जानना और भी जरूरी है कि वे कितनी संख्या में आएंगे और कब आएंगे। गुरपाल ने भौहें सिकोड़ लीं। पर यह सब पता कैसे चलेगा? तीनों कुछ देर चुप हो गए। आग की लकड़ियां चटक रही थीं। सत्या सोच में डूब गया। क्या हम सीधे वहां जाकर देख नहीं सकते? उसने पूछा। गुरपाल तुरंत बोला, और खुद को पकड़वा दें क्या? वहां हर तरफ पहरा होगा। फिर? किशन की आंखों में हल्की चमक उभरी। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, उसने धीरे से कहा, जो हमें यह खबर दे सकता है। कौन? गुरपाल ने तुरंत पूछा। भरोसेमंद है क्या? किशन हल्का मुस्कुराया। इस रास्ते में पूरा भरोसा किसी पर नहीं किया जाता गुरपाल। जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। सत्या ध्यान से किशन को देख रहा था। कौन है वह? उसने फिर पूछा। मंसूर। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गुरपाल ने धीमे स्वर में कहा, सूबेदार के लोगों में रहते हुए भी वह हमारी मदद करेगा? किशन ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, उसके भीतर अभी इंसान जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, वह खुद सच तलाश रहा है। सत्या ने धीरे से पूछा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? किशन ने सीधा उत्तर नहीं दिया। भरोसा नहीं, वह बोला, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। अगली सुबह किशन गांव की ओर निकल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। रास्ते पर हल्की धुंध फैली हुई थी। गुरपाल और सत्या उसे जाते हुए देखते रहे। गुरपाल ने लंबी सांस ली। पता नहीं यह खेल तुम्हें कहां ले जाएगा, उसने कहा। सत्या की मुट्ठियां बंध गईं। जहां भी ले जाए, वह बोला, अब पीछे नहीं हटूंगा। उधर किशन सीधे चौधू की दुकान पर पहुंचा। चौधू उसे देखते ही मुस्कुराया। आओ वीर, उसने कहा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? किशन ने धीमे स्वर में कहा, मंसूर तक एक संदेश पहुंचाना है। चौधू तुरंत गंभीर हो गया। कोई खास बात है क्या? हाँ, किशन बोला, उसे कहना। जंगल वाले उससे मिलना चाहते हैं। चौधू ने बिना और सवाल किए सिर हिला दिया। भिजवा देता हूं, उसने कहा। किशन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानता था, अब जो होने वाला था वह केवल बदले की लड़ाई नहीं रहने वाली थी। किशन के जाने के बाद चौधू ने एक भरोसेमंद लड़के के हाथ मंसूर तक संदेश भिजवाया। संदेश छोटा था, लेकिन उसके शब्दों में गंभीरता छिपी थी। जंगल वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। संदेश पढ़ते ही मंसूर कुछ देर शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में जैसे कई विचार एक साथ घूमने लगे। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह बुलावा साधारण नहीं है। किशन बिना कारण उसे नहीं बुलाता था। कुछ पल सोचने के बाद उसने लड़के से कहा, चौधू से कहना, आज शाम मैं उसकी दुकान पर आऊंगा। लड़का सिर हिलाकर चला गया। मंसूर देर तक वहीं खड़ा रहा। खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देखते हुए उसके मन में अजीब बेचैनी उठ रही थी। उसे महसूस हो रहा था, जंगल वालों के साथ उसका यह रिश्ता अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहने वाला। उस देर शाम तीनों, किशन, गुरपाल और सत्या, चौधू की छोटी सी दुकान में बैठे मंसूर की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुकान के बाहर अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। तेल के दिए की लौ हवा से कांप रही थी। चौधू बार बार बाहर झांक रहा था, लेकिन भीतर बैठे तीनों के मन में अलग ही बेचैनी थी।
उन्हें यह नहीं पता था कि मंसूर अकेला आएगा या अपने साथ सूबेदार के सिपाहियों को लेकर। सत्या बार बार दरवाजे की ओर देखता। उसके हाथ अनजाने में तलवार की मूठ पर चले जाते। गुरपाल धीमे स्वर में बोला, अगर उसने धोखा दिया तो पहले वार मैं करूंगा। किशन शांत बैठा था। नहीं देगा धोखा, उसने दृढ़ता से कहा। इतना भरोसा? गुरपाल ने पूछा। किशन ने उसकी ओर देखा। मंसूर अभी खुद अपने सवालों से लड़ रहा है। ऐसे लोग आसानी से गद्दारी नहीं करते। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। तीनों तुरंत सतर्क हो गए। गुरपाल ने इशारे से सत्या और किशन को पीछे हटने को कहा। खुद धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसकी हथेली तलवार पर थी। उसने दरवाजा खोला। सामने मंसूर खड़ा था, अकेला। गुरपाल ने एक क्षण उसे गौर से देखा, फिर रास्ता छोड़ दिया। अंदर आ जाओ। मंसूर भीतर आया। उसकी नजर एक एक चेहरे पर गई। सत्या को देखकर वह थोड़ा रुका। यह नया चेहरा है, उसने कहा। सत्या चुप रहा। किशन आगे बढ़ा। बैठो। मंसूर बैठ गया। चौधू ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर गुरपाल बोला, तुम जानते हो, हमें तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। मंसूर हल्का हंसा। होना भी नहीं चाहिए, उसने कहा, लेकिन आप लोग यह भी जानते हो कि इन दिनों मेरा मकसद क्या है। उसकी आंखों में अचानक कठोरता उतर आई। मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर तुम लोग निर्दोष हो तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं, बल्कि मैं उनका साथ कभी नहीं दूंगा जिन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ा है। किशन ध्यान से उसे देख रहा था। मंसूर ने पहली बार सत्या की ओर देखा। और यह कौन है? सत्या कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम सत्या है। उसने धीरे धीरे अपने स्वामी की हत्या की पूरी बात बता दी। जब्बार का नाम लेते समय उसकी आवाज कांप गई। मंसूर की आंखें गंभीर हो गईं। कुछ देर बाद वह हल्का मुस्कुराया। तो तुम भी इनके साथ हो गए? गुरपाल ने संतोष से उसकी ओर देखा। मंसूर ने किशन की ओर मुड़कर पूछा, अब बताओ, बुलाया क्यों है? किशन थोड़ा आगे झुका। कुछ दिनों बाद साहूकार गिरधारी की हवेली में बड़ा उत्सव होने वाला है। जानता हूं, मंसूर बोला। हम उसी मौके पर हमला करने की सोच रहे थे। यह सुनते ही मंसूर का चेहरा गंभीर हो गया। गुरपाल बोला, जब्बार और उसकी टोली भी वहां होगी, और शायद वजाहत भी, किशन ने धीमे स्वर में कहा। वजाहत? मंसूर ने दोहराया। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, वजाहत के 8 अंगरक्षक हमेशा उसके साथ रहते हैं। पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उस दिन भी होंगे। किशन ने गहरी सांस ली। मतलब हवेली में कम से कम 20-25 हथियारबंद लोग होंगे। सत्या तुरंत बोला, तो उस समय हमला करना समझदारी नहीं होगी। गुरपाल का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहना चाहते हो? वह गर्जा, यह मौका जाने दें? सत्या ने शांत स्वर में कहा, मेरा मतलब डरना नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हमें ऐसा समय चुनना चाहिए जब विरोध कम हो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर किशन बोला, सत्या ठीक कह रहा है। गुरपाल ने अनमने ढंग से सिर घुमा लिया, पर कुछ नहीं कहा। किशन ने मंसूर की ओर देखा। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वजाहत कब आएगा और उसके साथ कितने सिपाही होंगे? मंसूर तुरंत बोला, हाँ, यह पता लगाया जा सकता है। ठीक है, किशन बोला, खबर कौशल्या की भट्ठी तक पहुंचा देना। मंसूर ने भौहें चढ़ाई। वहां क्यों? मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी हम सब उस उत्सव में शामिल होने चलेंगे। गुरपाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन किशन ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं मंसूर। क्यों? तुम इस हमले का हिस्सा नहीं बन सकते। मंसूर चौंका। लेकिन तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, किशन ने दृढ़ स्वर में कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन हमें है, किशन ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। किशन आगे बोला, और वैसे भी उस दिन तुम काम पर होगे। अगर तुम वहां से गायब हुए तो शक पैदा होगा। मंसूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन किशन के तर्कों के सामने वह धीरे धीरे शांत पड़ गया। आखिरकार उसने लंबी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, कल शाम भट्ठी पर मिलता हूं। किशन ने सिर हिलाया। हम इंतजार करेंगे। दिए की लौ फिर कापी, और उस छोटी सी दुकान में बैठे चारों लोगों को यह एहसास हो चुका था, अब खेल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। तो दोस्तों, यह था प्रतिज्ञा भाग 15। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। तो मिलेंगे भाग 15 में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।